हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सुनीता विद सुनीता, जहां आप सुन रहे हैं नीलोत्पल मृणाल द्वारा लिखित उपन्यास डार्क हॉर्स। इसके अब तक 23 अध्याय हम जान चुके हैं। चलते हैं आगे, क्या देखते हैं आगे क्या होता है। चलते हैं अगले चैप्टर पे। डार्क हॉर्स चैप्टर 24। मनोहर खाना खाकर कमरे पर अखबार पलट रहा था कि राय साहब की कॉल आई। अरे मनोहर जी कहाँ है? जरा गुरु और सब लोग आइए ना यहाँ तिमारपुर थाना। हमको पुलिस उठा कर ले आया है, राय साहब ने जोर से कांपते हुए आवाज में कहा। क्या? तिमारपुर थाना? अरे आप वहाँ रुकिए, तुरंत आते हैं। मनोहर बिना कुछ पूछे कमरे से निकला। बस गुरु को ही फोन कर पाया और जल्दी ऑटो लेकर थाने पहुंचा। दोनों को नहीं पता था कि आखिर राय साहब को पुलिस क्यों उठा ले गई। दोनों थाने के अंदर पहुंचे। राय साहब सामने ही बेंच पर बैठे हुए थे। क्या हुआ हो महाराज, यहाँ काहे आ गए? देखते ही मनोहर ने पूछा। ओए जरा धीरे बोलो, साइड में जाके बात कर ले, एक सिपाही बोला। राय साहब दोनों के साथ थोड़ा बगल हो गए। अरे क्या बताएं जी, हम तो साला पता नहीं कौन सा कर्म करके यहाँ दिल्ली आए। सब इज्जत पानी भी खत्म हो जाता है लगता है। अरे भाषण कम पे लिए और बताइए क्या हुआ, गुरु ने चिल्लाकर कहा। अरे भाषण कम पे लिए क्या हुआ बताओ ना यार, गुरु ने चिल्लाकर कहा। अरे हाँ भाई, वो हमारे फ्लैट में जो था ना गुरु ललवा, वो साला अपने कुकवा को भगा ले गया है। अब कुक का हस्बैंड पुलिस लेकर आया है और हमसे पूछताछ करने पुलिस हमको यहाँ ले आई है, राय साहब ने कहा। अच्छा? हाय रे साला चूतिया गोरे ललवा, आप तो कह रहे थे बड़ा अच्छा आदमी है, आपका तो फैशन गुरु था ना, मनोहर ने चिढ़ते हुए कहा। चुप रहो जरा। अच्छा राय साहब ये बताइए, भागा ऊ है तो आपको काहे उठाई पुलिस? बिल्डिंग के और लड़कों को क्यों नहीं उठाई? पूरा बात बताइए, सच सच, कुछ छिपाइए मत, गुरु ने डांटते हुए कहा। हाँ गुरु भाई, असल में वो बगल वाले हमारा नाम ले रहे थे। हम कभी कभार उस कुक के साथ नेहरू विहार के पार्क में घूमते उमते थे ना, एक बार उसका हस्बैंडवा भी देख लिया था, उसी में नाम दे दिया होगा। पर हम माई कसम नहीं जानते वो साला हरामी कहाँ लेके भागा है, राय साहब ने अपनी अधूरी प्रेम कहानी सुनाते हुए कहा। तब ई है ना अजब प्रेम की गजब कहानी, इहो मजा ले चुके हैं जिंदगी का, गुरु ने गर्दन मनोहर की तरफ घुमाते हुए कहा। जा हो राय साहब, हच्छी, आप भी घाटी भगलंड निकले महाराज। कहते हुए मनोहर ने इस तरह देखा जैसे गंगा जल में कीड़ा निकल आया हो। तब तक थानेदार आ चुका था। राय साहब से 2 घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। ऑटो में राय साहब बीच में चुपचाप बैठे थे। उन्हें छोड़कर मनोहर और गुरु वापस अपने कमरे की ओर जाने को थे कि बत्रा पर जावेद की नजर पड़ गई। अरे जावेद यार, यहाँ बत्रा पर इस समय? गुरु ने ऑटो से उतरकर पूछा। हाँ गुरु भाई, रेल टिकट के लिए आया हूँ, कोई तत्काल में करवा दे, किसी ट्रेवल्स वाले को दूंगा। माँ बहुत सीरियस है, पहुंचना ही होगा, जावेद ने बताया। चलो देखते हैं आओ, गुरु ने कहा। गुरु, मनोहर, जावेद तीनों पास ही के ट्रेवल्स वाले के पास गए। किसी भी ट्रेन में टिकट नहीं मिल रहा था। एक टिकट पटना के लिए राजधानी एक्सप्रेस में था, सेकंड एसी का। ट्रेवल्स वाला 500 रुपए अलग से मांग रहा था। कुल 2300 रुपए लगने पर टिकट मिल जाता। गुरु और मनोहर ने जावेद की तरफ देखा। जावेद कंप्यूटर के स्क्रीन पर बस टिकट को देख रहा था। जावेद अपने जेब के बारे में क्या जानता था, इसलिए उधर क्या देखता। पॉकेट में बस 800 रुपए थे। जल्दी बोलो भाई, फिर ये भी खत्म हो जाएगा, ट्रेवल्स वाले ने माउस पर हाथ रखते हुए कहा। काटो जल्दी, बनाओ टिकट, गुरु ने तपक से कहा। हाँ हाँ बनाओ यार, सोच क्या रहे हो तुम, पैसा दे रहे हैं ना, मनोहर ने भी कहा। जावेद की नजर अब गुरु और मनोहर की तरफ थी। टिकट बन गया जावेद का। मनोहर और गुरु ने पर्स खोले और दोनों मिलाकर 2300 रुपए टिकट वाले को दे दिए। थैंक्स भाई लोग, शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह देख रहा है, जावेद ने भरी आंखों से कहा।
अबे जाओ जल्दी, पहले ट्रेन पकड़ो, सेम डे का टिकट मिला है, टाइम पे कम है, निकलो दोस्त। गुरु ने कहा। हाँ टाइम कम है, मनोहर ने भी कहा। जावेद तुरंत वहां से कमरे पर गया, बैग उठाया और स्टेशन निकल गया। जावेद दूसरे दिन सुबह के 11 बजे अपने गांव महादेवपुर के बस स्टॉप पर उतर चुका था। अपनी गली में ज्यों ही घुसा, दरवाजे पर भीड़ लगी हुई थी। यह देख उसके हाथ से बैग छूट गया और वह बेतहाशा दौड़ा। भीड़ को चीरते हुए सीधे सामने पड़ी माँ से लिपट कर एक बार चीखा और फिर चुप हो गया। जावेद को आता देख और भी लोग जमा हो गए। सुबह 9 बजे ही दुनिया माँ छोड़ चुकी थी। गुरु और मनोहर ने सही कहा था, टाइम कम है। आखिर जावेद टाइम पर नहीं पहुंच पाया। माँ से लिपट कर एकटक बस माँ को देखे जा रहा था। अम्मी पूछो ना मुझसे मेरे नतीजे आए कि नहीं, अम्मी पूछो ना कब आसमान जीतूंगा मैं, अम्मी उठ, अम्मी उठो ना अम्मी, बोल वह बेसुध पड़ गया। इलियास मियाँ ने उसे पकड़कर उठाया और पानी पिलाया। जावेद ने इलियास मियाँ की तरफ देखते हुए कहा, चाचा जान, अब 2 बीघे तो कभी नहीं बेचूंगा। चुप हो जा बेटा, अल्लाह ठीक करेगा सब, तू खुद को संभाल, इलियास मियाँ ने कहा। कुछ देर बाद सब जनाजे को सुपुर्दे खाक करने चले गए। अपनी ही बची जमीन में लाया था माँ को। माँ को मिट्टी देते वक्त उसकी आंखों में पानी का एक भी कतरा नहीं था। आदमी अंदर ही अंदर कैसे सूख जाता है, जावेद की आंखों को देख यह पता चल जाता। जावेद जरा भी नहीं रो रहा था। आखिर किसके लिए रोता? कौन था उसके आंसू पूछने वाला? अब जो थी वह तो चली गई, अब कहाँ लिपटता। माँ पर मिट्टी डाल और खुद को पत्थर कर जावेद घर वापस लौट ही रहा था कि उसका मोबाइल बज उठा। बिहार लोक सेवा आयोग का अंतिम परिणाम आ गया था। माँ शायद यह खबर अपने सामने सुनना चाहती थी, इसलिए अभी घर भी नहीं पहुंचा था। जावेद हाकिम बन गया था। खबर गांव में फैल गई। जावेद वापस माँ की कब्र पर गया और कब्र से लिपट कर गया और दहाड़े मार कर रोया। पीछे से मौलवी चाचा ने पीठ पर हाथ धरा और कहा, जावेद, तेरी अम्मी तेरे लिए तेरे अब्बा से भी खूब लड़ती थी, देख ना आज तेरे लिए अल्लाह से लड़ने चली गई। अल्लाह के पास जाकर तेरे नतीजे भिजवा दिए बेटा। तेरे लिए कहाँ जाकर खुशियां भेजी उसने। मत रो वरना उसका दिल दुखेगा। तेरे लिए तो वो फरिश्ता थी। जावेद सोच रहा था, सच में फरिश्ता थी। बस काश फिर से वो आ जाती, पर फरिश्ते कहाँ लौट कर आते हैं। गुरु और मनोहर को जावेद के बारे में पता लग गया था। दुखी भी था और उसके सेलेक्ट हो जाने की खुशी भी। एक बार फिर से पीटी का फॉर्म आ गया। इस बार गुरु ने फॉर्म नहीं डाला। अब उसके पास एकमात्र अंतिम अटेम्प्ट बचा था, तो उसने 1 साल रुक जाना ही ठीक समझा। संतोष तो जैसे तैयार ही बैठा था। इस बार उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। हफ्ते 2 हफ्ते में विदिशा से बात करने के अलावा वह निकल ही नहीं रहा था पढ़ाई छोड़कर। इस बार घर वालों का भी पूरा विश्वास बना हुआ था। माँ कमला देवी ने संतोष के कलेक्टर बन जाने पर 4 धाम यात्रा की मनौती मांगी थी। संतोष के साथ मनोहर ने फॉर्म डाला था। मनोहर बस फॉर्म डालकर एक सिविल अभ्यर्थी के नैतिक दायित्वों का निर्वहन कर देता था, पर आज तक न उसने कभी अपना रिजल्ट देखा और ना ही उसे कभी धोखा हुआ। हर बार वही हुआ जो उसने सोच रखा था, फेल फेल फेल। पीटी की परीक्षा हो गई। संतोष संतुष्ट था, पर बिना वक्त गंवाए मेंस की तैयारी में जुट गया। अपने लिखे उत्तर दिखाने के लिए वह रात को भी श्यामल सर के घर पहुंच जाता। शुक्रवार की शाम थी। वह बत्रा पर हलचल मची हुई थी। इस बार इतिहास से परीक्षा देने वालों की दुर्गति हो गई थी। सबसे ज्यादा परिणाम लोक प्रशासन से आए थे।
संतोष कमरे पर था। किसी ने रिजल्ट आने की पहली जानकारी दी। उठकर रिजल्ट देखने बगल वाले साइबर कैफे में गया। पहली बार में तो उसे हिम्मत नहीं हुई, पर उसे पता था कि परीक्षा ठीक हुई है उसकी। हिम्मत करके उसने अपना रोल नंबर डाला और वहीं बैठ गया संतोष। स्क्रीन पर नॉट क्वालिफाइड लिख कर आ रहा था। अब संतोष में ताकत नहीं बची थी कि उठकर कमरे तक आए। पैर लड़खड़ा रहे थे, आंखों में अंधेरा था। बहुत चूतिया फील्ड है यूपीएससी। पढ़कर मर गया साला, पर पीटी नहीं हुआ। संतोष बुदबुदाने लगा। वह जैसे तैसे खड़ा हुआ और सीधे यमुना नदी के पुल की तरफ जाने लगा। उसने खुद नहीं पता था कि वह अब क्या करने वाला है। गुरु रास्ते की दुकान पर खड़ा सिगरेट पी रहा था। इधर कहाँ जा रहे हो? गुरु ने पूछा। मरने चलना है क्या? संतोष ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। पगला गए हो का यार? का बकचोदी बक रहे हो? अरे का हुआ? गुरु ने उस गुस्से में कहा। मरा लिए हम अपनी, फिर भी पीटी नहीं हुआ। लोग कहाँ गया आपका ज्ञान गुरु भाई? साला टीचर बदलो, विषय बदलो, मेहनत करो, सब तरह से तो करके देख लिए। कहाँ गया रिजल्ट? बताओ ना आप ही। तो क्या हुआ? अभी तो तुम्हारे पास प्रयास है ना, आगे हो जाएगा। गुरु ने मुखर्जी नगर की रटी रटाई लाइन बोली। वाह रे गुरु भाई वाह। लीजिए लीजिए साला, हमारा फोन लीजिए। बोलिए ना हमारे बाप को कि पीटी नहीं हुआ इस बार आपके बेटे का, और अगली बार हो जाएगा। अरे कैसे मुंह दिखाएंगे? हमारे बाप ने कर्जा लेकर हमको पैसा भेजा, इतना कष्ट से खर्चा आता है और साला हम कुछ नहीं कर पाते हैं। बोलकर दहाड़े मारकर रोने लगा। गुरु ने बड़ी मुश्किल से उसे समझा बुझाकर शांत किया और कमरे पर लेकर आया। संतोष पूरी तरह एकाकी हो गया था। फ्रस्ट्रेशन शब्द का अर्थ उसने अब जाकर समझा था। दिन रात यही चिंता कि घर किस मुंह लौटेगा, और किसी से बात नहीं करता। इतना कष्ट से खर्चा आता है और साला हम कुछ नहीं कर पाए। बोलकर दहाड़े मारकर रोने लगा संतोष। गुरु ने बड़ी मुश्किल से उसे समझा बुझाकर शांत किया और कमरे पर लेकर आया। संतोष पूरी तरह से एकाकी हो गया था। फ्रस्ट्रेशन शब्द का अर्थ उसे अब जाकर समझा था। दिन रात यही चिंता करना कि घर किस मुंह लौटेगा, न किसी से बात करता न कहीं जाता। कुछ महीने यूं ही गुजर गए। एक दिन विनायक बाबू का फोन आ ही गया आखिर। हेलो बेटा, क्या हाल है? पिताजी ने पूछा। जी ठीक हूँ पापा, वही पढ़ाई चल रही है, संतोष ने धीमी आवाज में कहा। आखिर क्या सोचे हो आगे? पिता ने अगला सवाल किया। मतलब? जी क्या, बस फिर देंगे। अब रास्ता भी तो कुछ नहीं है पापा, कहाँ जाऊं क्या करूं? केवल बीए करके रह गया आईएएस के चक्कर में। संतोष ने एक साथ जवाब और सवाल दोनों कहा। देखो बेटा, हमसे जितना भी बन पाया हम किए तुम्हारे लिए, कर्जा पैसा सब लिए। अब भाग्य से ज्यादा तो किसी को कुछ नहीं मिलता ना। तुम्हारे भाग्य में आईएएस बनना नहीं लिखा है। ज्योतिषी भी कुंडली देखा तो बताया सिलेक्शन मुश्किल है उतना, पर अगर हमारे पास पैसा होता ना तो पक्का हम वापस नहीं बुलाते। पर अब नहीं कर सकेंगे बेटा, अब आ जाओ, वापस आ जाओ। पिता विनायक सिन्हा ने अपनी बात कह दी थी। संतोष आंखों में आंसू लिए सब सुनता रहा। ठीक है पापा, हम चले आएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। संतोष फोन काट चुका था। हाँ, यहीं से पढ़ना और एसएससी बैंक का भी फॉर्म। हेलो हेलो। फोन तो संतोष काट चुका था। फोन रख वह लेटा ही था कि एक बार फिर घंटी बजी। इस पर राय साहब थे फोन पर। हेलो संतोष जी, हम जा रहे हैं दिल्ली छोड़कर, लास्ट बार मिल तो लीजिए, राय साहब ने बड़े भावुक स्वर में कहा। कहाँ हैं आप अभी? संतोष ने पूछा। बस 4 बजे की ट्रेन है, सबसे मिल लिए हैं, अब बस आपसे और मनोहर से मिल ले, फिर पत्रा आ रहा हूँ। राय साहब का आईएएस में प्रयास खत्म हो चुका था, पीसीएस भी नहीं हो पा रहा था। घर से वापसी के साथ साथ शादी का दबाव भी अब बढ़ने लगा था।
राय साहब ने बीएड कर ही रखा था तो अपने गृह राज्य में ही मास्टरी का फॉर्म भी डालाए थे। पीसीएस से अभी भी उम्मीद थी। बड़ी मुश्किल से अपने पिता को इलाहाबाद में कुछ दिन रहने के लिए मनाया था। राय साहब का अब दिल्ली का अध्याय समाप्त हो रहा था। अलविदा बुढ़ऊ, अलविदा। मनोहर आते ही राय साहब के गले लगकर कहा, हाँ मालिक, हम तो बुढ़ा गए हैं, हमसे नहीं हुआ इस साल आईएएस, अब इजाजत मांग लिए हैं दिल्ली से। राय साहब ने कहा, बहुत याद आइएगा आप। संतोष ने कहा, यह बहुत भावुक क्षण था। मुखर्जी नगर आए लड़कों का बिना अपने सपने के बस साथ लाए अपने सामान के साथ बेरंग लौटना सबसे ज्यादा कठिन समय होता है। खैर, बहुत कुछ सीखे यहाँ और ये भी जाने हैं कि टैलेंट ही सब कुछ नहीं होता, भाग्य में भी होना चाहिए, तब यह होगा। साला बोलिए, हमरे जैसे किताबी कीड़ा का नहीं हुआ, गुरु जैसा लड़का रह गया। भाग्य में नहीं है तो कभी नहीं होगा। अब आप लोग भी देख लिए क्या होता है। हमारा तो साला सब कर्म हो गया। दारू, मुर्गा, सिगरेट से लेके थाना, पुलिस सब देख लिए। राय साहब ने शॉर्ट में अपना दिल्ली अनुभव बांट दिया था। अरे कुकुआ वाला नहीं बोले? मनोहर के बोलते ही सब हंस पड़े। हट मर्दवा, आप भी। राय साहब लजा गए। हाँ, इन्हीं ठहाकों के बीच राय साहब ने विदा ली और संतोष कमरे पर आ गया। आते ही उसके दिमाग में आया कि आज ही की तो बात थी जब पिताजी ने संतोष को भी घर बुलाया था। राय साहब को इस तरह खाली हाथ घर जाते देख वह कांप उठा। संतोष के दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी। ज्योतिषी ने उसके लिए भी कह दिया था कि आईएएस बनना अब उसके भाग्य में नहीं है। एक बार गुरु को श्यामल सर ने भी बताया कि लड़का मेहनती है, पर शायद आईएएस बहुत मुश्किल है संतोष के लिए। आज राय साहब भी जाते जाते संतोष को हिला गए थे। संतोष ने अगले ही पल मेज पे रखी स्याही की बोतल उठाई और अपने हथेली पर गिराकर उसे पोत लिया। उसने अपने पुराने भाग्य की रेखाएं मिटा दी थी। अब उसका हाथ सपाट था, कोई रेखा नहीं। खा लेते। उसने कसम खा ली थी, इस बार से फिर से वो अपना भाग्य लिखेगा। तभी उसने तय कर लिया कि चाहे पापा पैसे भेजे या ना भेजे, पर वो घर वापस नहीं जाएगा। अभी वह राय साहब के रास्ते नहीं चलेगा। उसने तय कर लिया था कि वो अपने रास्ते दौड़ेगा, छोड़कर भागेगा नहीं। इसी अच्छे विचार के साथ मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए नमस्कार।